अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप चैप्टर नंबर 19 के लेक्चर्स देख रहे हैं रेगुलर बेसिस पे और आप एमसीक्यूज़ भी सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है मास एनर्जी इक्विवेलेंट और दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लॉस एंड न्यूक्लियर चेंजेस। तीसरा टॉपिक है हमारा मास डिफेक्ट और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे बाइंडिंग एनर्जी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मास एनर्जी रिलेशन। मास एनर्जी रिलेशन हम चैप्टर नंबर 17 में भी पढ़ते हैं, पर क्रैश कोर्सेज में हमने चैप्टर नंबर 17 नहीं किया है। मास एनर्जी रिलेशन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि मास और एनर्जी जो हैं वो इंटरचेंजेबल हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि मास एनर्जी का एक फॉर्म है, यानी अगर हमारे पास मास है तो हम उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो रिलेशन है E=mc²। इस रिलेशन से हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में होता है तो उस ऑब्जेक्ट के पास मास की वजह से एक एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को कहते हैं रेस्ट मास एनर्जी। तो रेस्ट मास एनर्जी क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट due to rest mass is possess an energy, that energy is known as rest mass energy। और ये रेस्ट मास एनर्जी है E=m0c²। ये जो m0 है ये रेस्ट मास है। अब जब ऑब्जेक्ट आपका मूव करने लगता है तो हम कहते हैं, यानी अगर हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड लो होती है तो क्लासिकल फिज़िक्स में हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट होता है। पर जब हम ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ डील करते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में मूव करते हैं, तो हम फिर ये कहते हैं कि जैसे वो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं उनका मास जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उस मास को हम रिलेटिविस्टिक मास भी कहते हैं। तो मैंने लिखा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद द स्पीड इन कंपैरिजन विद द स्पीड ऑफ लाइट देन इट्स मास इंक्रीजेस एंड गिवन बाय। फिर हम मास इस फार्मूले से देते हैं। अब हमारे पास दो मासेस हैं, एक है रिलेटिविस्टिक मास और एक है हमारे पास रेस्ट मास। रिलेटिविस्टिक मास रेस्ट मास से ज़्यादा होता है, और इन दोनों मासेस के बीच में जो डिफरेंस आएगा इसको मास वेरिएशन भी कहा जाता है। अब जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हमारे ऑब्जेक्ट के पास दो एनर्जीज होती हैं, एक तो रेस्ट मास एनर्जी और एक उसके पास एडिशनल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब हम दोनों एनर्जी को सम करते हैं तो वो टोटल एनर्जी कहलाती है, और टोटल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की हम ऐसे दे सकते हैं E=mc²। ये जो m है ये बेसिकली रिलेटिविस्टिक मास है। तो E=mc² से हमें टोटल एनर्जी मिलेगी, E=m0c² से हमें रेस्ट मास एनर्जी मिलेगी। तो अब ये बात याद रखिएगा कि जो टोटल एनर्जी होती है वो रेस्ट मास एनर्जी के इक्वल भी हो सकती है या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। जब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में होता है तो उस केस में टोटल एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी के बराबर होती है, और जब ऑब्जेक्ट हमारा मूव करता है तो उस केस में जो टोटल एनर्जी होती है वो m0c² होती है, जो कि रेस्ट मास एनर्जी से ज़्यादा होती है। अब जैसे मैंने लिखा है कि टोटल एनर्जी इज़ द सम ऑफ रेस्ट मास एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अगर हम रेस्ट टोटल एनर्जी लिखें तो mc², और अगर रेस्ट मास एनर्जी लिखें तो m0c²। याद रखिएगा क्लासिकल फिज़िक्स में हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2mv² रखते थे, पर अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला चेंज हो जाएगा। अगर मैं रेस्ट मास एनर्जी यहाँ ले जाऊँगा तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा mc² - m0c²। यहाँ से अगर मैं c² कॉमन ले लूँगा तो m - m0 होगा, जिसको मैं मास वेरिएशन भी कह सकता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी का जो ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में मूव करते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है KE=Δmc²। ये डेल्टा m जो है ये मास वेरिएशन है। वेयर डेल्टा m इज कॉल्ड द मास वेरिएशन, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी मूविंग विद द स्पीड इन कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास वेरिएशन एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, सपोज़ अगर आपके पास मास है 1 AMU मास का एक छोटा यूनिट होता है, तो अगर आपके पास मास 1 AMU है तो उससे जो एनर्जी आपको मिलेगी, एनर्जी इक्विवेलेंट जो होगा वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ये आपको याद रखना होगा, आगे हमें न्यूमेरिकल्स में काम आएगा।
और इसी तरीके से मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आपको ये कैलकुलेट करना है कि एनर्जी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का कितना है, मींस के रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी है और रेस्ट मास एनर्जी प्रोटॉन की कितनी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर चेंजेस एंड द कंजर्वेशन लॉज। मतलब हम देखना चाहते हैं कि जब भी हमारा रेडियो एक्टिव डिके होता है तो उसमें कौन कौन से हमारे जो लॉज हैं फिज़िक्स के वो कंजर्व होते हैं। तो जब भी रेडियो एक्टिव कोई डिके होता है तो उसमें ये जो लॉज हमने लिखे हैं 5 जो बेसिक लॉज हैं ये हमेशा कंजर्व होते हैं। जैसे एक लॉ है कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन नंबर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नंबर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इन लॉज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास थोरियम है और ये थोरियम रेडान में जो है वो यानी कन्वर्ट हो रहा है बाय अल्फ़ा इमिशन। तो थोरियम ये जो हमारा है ये पेरेंट न्यूक्लियाई है और रेडान हमारा जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई है और इसके साथ बाय प्रोडक्ट जो हमारी है वो अल्फ़ा रेज हैं। तो सबसे पहले हम लॉ नंबर 1 देखना चाहते हैं क्या ये वाकई कंजर्व है कि नहीं है। तो इस लॉ को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन नंबर। तो अगर हम थोरियम को देखें तो थोरियम का न्यूक्लियॉन नंबर 227 है और जबकि हम राइट साइड पे देखें तो रेडान का जो है वो 223 है और हीलियम का जो है वो 4 है, तो ये 227 हो गया। इसका मतलब है लेफ़्ट साइड और राइट साइड का जो न्यूक्लियॉन नंबर है वो सेम है, तो हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन नंबर हो गया। और दूसरा अगर हम चार्ज नंबर को देखना चाहें तो थोरियम का चार्ज नंबर 90 है, जबकि रेडान का चार्ज नंबर 88 है और अल्फ़ा रेज का चार्ज नंबर 2 है, तो 90। इस साइड पे भी 90, इस साइड पे भी 90। इसका मतलब है कि लॉ जो है वो कंजर्व है। अब हम तीसरा लॉ देखना चाहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले हम इसको ऊपर जो हमने मास एनर्जी रिलेशन पढ़ा था वहाँ से देख सकते हैं। तो ये देखा गया है कि थोरियम का जो मास है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सम ऑफ द मासेस ऑफ रेडियम एंड अल्फ़ा रेज, रेडान एंड अल्फ़ा रेज। तो मास ऑफ थोरियम देखें 227.027 यू मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, और मास ऑफ रेडान जो है वो 227.018 और मास ऑफ अल्फ़ा रेज जो है वो 4.002 यू है। तो अगर हम मास का डिफरेंस देखें तो 0.007 आ गया। ये जो मास का डिफरेंस है बेसिकली ये एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है जब ये एमिशन हो रही थी। और ये जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके पास 1 AMU होगा तो आपके पास जो एनर्जी होगी वो 931.5 होगी। बहरहाल ये टेक्स्ट बुक का मैंने एग्जाम्पल लिया है, उसमें 931 लिखा हुआ है। बहरहाल ये जो हमारे पास मास वेरिएशन आया इसको हमने 931 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एनर्जी आ रही है 6.517 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है कि इस प्रोसेस में जो हमारी बाय प्रोडक्ट थी अल्फ़ा रेज, ये जो अल्फ़ा रेज बनेंगे इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 6.517 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। पर जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट के दौरान हमने नोट किया कि अल्फ़ा रेज की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 6.40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसका मतलब ये है कि बाकी की जो मिसिंग एनर्जी है वो ये जो डॉटर न्यूक्लियाई है इसके पास जाएगी रिकॉइल के दौरान। वो इसलिए जाएगी ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ताकि एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व हो सके और लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व हो सके। तो इस सारी एग्जाम्पल से आपने देखा कि सारे जो लॉज हमारे हैं वो कंजर्व हैं। अब हम आगे चलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसको कहते हैं क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन। तो क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन क्या है? तो हम कहते हैं जब कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उस दौरान या तो एनर्जी रिलीज़ होती है या कोई न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने के लिए हम एनर्जी देते हैं, यानी हम एनर्जी सप्लाई करते हैं। और जितनी एनर्जी रिलीज़ हुई या जितनी एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं उसको क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जैसे मैंने अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है डेफिनेशन, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन और द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन इज़ नोन एज द क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे दो बातें हैं, या तो हम एनर्जी को सप्लाई कर रहे हैं या एनर्जी हमें मिल रही है। अगर हमें न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान एनर्जी मिलेगी यानी एनर्जी अगर रिलीज़ होगी ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन तो हम कहेंगे इस रिएक्शन का क्यू वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है।
और हम इस रिएक्शन को कहेंगे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो याद रखिएगा, जब Q वैल्यू पॉजिटिव होगा तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन होगा वो एक्सोथर्मिक कहलाएगा। अब उसके बाद अगर ये एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ी, अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हम करवाना चाहते हैं, उसके लिए हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है उसका Q वैल्यू नेगेटिव होगा और इस रिएक्शन को एंडोथर्मिक कहा जाएगा। Q वैल्यू किसी भी रिएक्शन की कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे कि भाई हमारा मास पेरेंट न्यूक्लियाई का कितना था, और फिर हम उसमें से माइनस करेंगे कि भाई डॉटर न्यूक्लियाई का मास कितना था और बाय प्रोडक्ट जो बनी थी उसका मास कितना था। जैसे ऊपर वाला मैंने एग्जांपल दिया, तो उस केस में हम लिख सकते थे मास ऑफ थोरियम माइनस मास ऑफ रेडॉन प्लस मास ऑफ अल्फा रेज, ये दोनों मासेस प्लस करके हम ये पेरेंट न्यूक्लियाई के मासेस से माइनस करेंगे और फिर इसको C² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें Q वैल्यू मिल जाएगा। तो इसी तरीके से ये सारा डिस्कशन था। अब हम इस डिस्कशन को और आगे ले जाएंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मास डिफेक्ट। अब मास डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम समझेंगे अच्छे तरीके से। देखें, ये देखा गया है कि न्यूक्लियस का जो मास होता है वो हमेशा कम होता है मास ऑफ इट्स कंस्टिट्यूंट से। यानी एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस को सम करेंगे तो वो मास हमेशा ज़्यादा होता है न्यूक्लियस के मास से। यानी मास ऑफ न्यूक्लियस इज़ ऑलवेज लेस देन दी सम ऑफ दी मासेस ऑफ दी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड दिस डिफरेंस इज़ नोन एज दी मास डिफेक्ट। जैसे मैंने डेफिनेशन में लिखा है, द मास ऑफ न्यूक्लियस इज़ ऑलवेज लेस देन दी टोटल मास ऑफ इट्स कंस्टिट्यूंट न्यूक्लियॉन्स। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मास ऑफ कंस्टिट्यूंट ऑफ न्यूक्लियस, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास का सम होगा, एंड मास ऑफ द न्यूक्लियस इटसेल्फ, और न्यूक्लियस का जो अपना मास होगा, इज़ नोन एज द मास डिफेक्ट। यानी न्यूक्लियस का अपना मास हमेशा कम होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास का सम करते हैं वो ज़्यादा होता है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम कहते हैं मास डिफेक्ट। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मास डिफेक्ट हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम मास निकालेंगे न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूंट का। तो न्यूक्लियस का कंस्टिट्यूंट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन हमें कैसे पता चलेगा कि इस न्यूक्लियस के पास कितने प्रोटॉन हैं? तो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन को शो करेगा। तो Z को हम मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन से, तो ये टोटल मास ऑफ प्रोटॉन मिल जाएगा। और न्यूट्रॉन का हमें पता कैसे चलेगा कि इस न्यूक्लियस के अंदर कितने जो हैं वो न्यूट्रॉन्स हैं? तो A - Z करेंगे, यहाँ से न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी मिलेगी और न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल न्यूट्रॉन्स का मास मिल जाएगा। अब टोटल न्यूट्रॉन का मास मिल गया, टोटल प्रोटॉन का मास मिल गया, ये दोनों सम करेंगे तो हमें टोटल न्यूक्लियॉन्स का मास मिल जाएगा। और इन न्यूक्लियॉन्स के मास को जब हम न्यूक्लियस के मास से माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम कहेंगे मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्यों हुआ है? तो इसको हम मिसिंग मास भी कहते हैं। तो बेसिकली ये जो मास डिफेक्ट आ रहा है या जो मिसिंग मास है, ये बेसिकली अल्बर्ट आइंस्टाइन के रिलेशन से E=mc² से एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। यानी हम कहते हैं कि जब फ्री न्यूक्लियॉन्स मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं तो उस टाइम कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है और उस रिलीज़ एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो जैसे मैंने लिखा है नीचे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, पहले ये समझ लें, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन फ्री न्यूक्लियॉन्स फॉर्म अ न्यूक्लियस। जब फ्री न्यूक्लियॉन्स मिलके न्यूक्लियस बनाते हैं उस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब कॉमन सेंस से जितनी एनर्जी न्यूक्लियस बनने के दौरान रिलीज़ हुई थी उतनी एनर्जी हमें चाहिए न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए। तो बाइंडिंग एनर्जी की टेक्निकल डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस टू इट्स कंस्टिट्यूंट। तो हम बाइंडिंग एनर्जी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन द स्टेबल न्यूक्लियस एंड फ्री कंस्टिट्यूंट। द डिफरेंस यानी एनर्जी डिफरेंस, यानी जो फ्री न्यूक्लियॉन्स हैं उनके पास एनर्जी ज़्यादा थी और जो स्टेबल न्यूक्लियस है उसके पास एनर्जी कम है क्योंकि उसका मास कम है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इस डिफरेंस को भी हम बाइंडिंग एनर्जी कह सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे मिलेगी? जब हम किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी निकालना चाहेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए मास डिफेक्ट। तो जब हम मास डिफेक्ट को C² से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन का रिलेशन है,
तो वहाँ से हमें बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने का तरीका है कि मास डिफेक्ट कितना है, और अगर ये मास डिफेक्ट AMU में दिया जाएगा तो हम उसको 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। अब देखें बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, देखें अगर बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे न्यूक्लियस हमारा स्टेबल है, पर बाइंडिंग एनर्जी हमें क्लियर कट फिगर नहीं देती है कि ये न्यूक्लियस कितना स्टेबल है। इसके लिए हम एक और टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको कहते हैं पैकिंग फ्रिक्शन। तो ये पैकिंग फ्रिक्शन क्या है, तो हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज कॉल्ड द पैकिंग एनर्जी। यानी सबसे पहले हम बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, फिर बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद उस न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियॉन्स होंगे, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। यानी हम ऐसे कहेंगे पैकिंग फ्रिक्शन बराबर होती है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय ए का मतलब है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब ये जो पैकिंग फ्रिक्शन है ये हमें बताती है कि हमारा न्यूक्लियस जो है वो कितना स्टेबल है। जैसे अगर आप देखें पैकिंग फ्रिक्शन जो ड्यूट्रॉन की है वो 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब है ड्यूट्रॉन जो है वो इतना स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं है। सबसे जो ज़्यादा न्यूक्लियाई स्टेबल है वो है आयरन का। आयरन की जो पैकिंग फ्रिक्शन है वो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आयरन का न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होता है पूरी जो आपके पास पीरियोडिक टेबल है। कुछ मैंने यहाँ डिस्कस किया है, मैंने पीरियोडिक टेबल दिखाई है। तो आप देख रहे हैं ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें बाइंडिंग एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रही है, और फिर आयरन के बाद बाइंडिंग एनर्जी दोबारा आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे जो स्टेबल न्यूक्लियाई है वो इस ग्राफ या इस कर्व के बीच वाले पोर्शन में है, यानी मिडिल वाला जो पोर्शन है इनकी पैकिंग एनर्जी ज़्यादा है, इनकी पैकिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है। इसका मतलब है ये ज़्यादा स्टेबल है। ये लाइटर न्यूक्लियाई हैं, ये लाइटर न्यूक्लियाई भी इतने स्टेबल नहीं है, और ये हेवी न्यूक्लियाई भी इतने स्टेबल नहीं है। तो याद रखिएगा हमेशा जो बीच वाले न्यूक्लियाई हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं क्योंकि उनकी पैकिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है। और सबसे जो मोस्ट स्टेबल जो न्यूक्लियाई है वो आयरन का है क्योंकि आयरन की पैकिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज रैपिडली एट फर्स्ट देन डिक्रीज एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इंक्रीज बियॉन्ड अबाउट 60। यानी 60 के बाद पहले इंक्रीज़ होती जाएगी, जैसे ग्राफ में दिखाया गया है। 0 से लेकर 60 तक ये ग्राफ इंक्रीज़ होता गया, फिर 60 के बाद ये ग्राफ डिक्रीज़ होता गया। तो इसलिए हम कहते हैं जो एलिमेंट्स मिडिल पोर्शन में आएंगे उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि उनकी पैकिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है। और यहाँ मैंने नीचे लिखा है आयरन हैज़ ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मीन्स पैकिंग फ्रिक्शन, जिसकी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आगे वाले लेक्चर्स में हम समझेंगे कि फ्यूजन क्यों होती है और फिशन क्यों होती है। तो याद रखिएगा फ्यूजन और फिशन भी इसी बेसिस पे होती है क्योंकि ये लाइटर न्यूक्लियाई चाहते हैं कि हम मिडिल पोर्शन में चले जाएं, और ये हेवी न्यूक्लियाई चाहते हैं कि हम मिडिल पोर्शन में जाएं। हेवी न्यूक्लियाई मिडिल पोर्शन में तब जाएगा जब टूटेगा, और लाइटर न्यूक्लियाई मिडिल पोर्शन में तब जाएगा जब दो मिलके एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा हर न्यूक्लियाई ये चाहता है कि हम मिडिल पोर्शन में स्विच हो जाएं, और मिडिल पोर्शन पे जो न्यूक्लियाई होंगे उनकी पैकिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी, पैकिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम MCQ